नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो 1991 तक पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है, भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तो हम उस समय अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंज लाते हैं और उन परिवर्तन को हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ये तीन शब्द बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर चेंज आए, जो इंडियन इकोनॉमी की संरचना में परिवर्तन आए, ये उसको इंडिकेट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि कैसे इंडियन इकोनॉमी जो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो पहले सोशलिस्ट सेंट्रिक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जो पहले स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती थी, अब उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है या धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। अब वो एक नई इकोनॉमी बन रही होती है जिसको हम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बोलते हैं या जिसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। और ये सब परिवर्तन क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिसको बदलने के लिए हमने ये सुधार किया, ये सब हम पहले के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्योंकि आज हम बेसिकली ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो एलपीजी रिफॉर्म हुए उसका भारत में क्या इंपैक्ट पड़ा। मैं जब कह रहा हूं उसका इंपैक्ट तो पूरे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था तक उसको मैं सीमित रखूंगा। तो आज हम देखेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ा, इंडियन सोसाइटी में उसका क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, हमारे कल्चर में वो कैसे प्रतिबिंबित होता है। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे आज। और आज का लेक्चर इसलिए भी बहुत शानदार होने वाला है कि यूपीएससी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि वैश्वीकरण का क्या इंपैक्ट रहा, कभी बच्चों पे, कभी वृद्धों पे, कभी महिलाओं पे। तो हमें आज एक इंसाइट मिलेगा जिससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर फ्यूचर में लिख पाएंगे। तो आइए पहले हम पुरानी क्लास के बारे में थोड़ी रिवाइज कर लें ताकि नए लेक्चर के साथ हम खुद को कनेक्ट कर सकें। क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, बहुत बिजी रहते हो, आप तो दोबारा पढ़ते नहीं होगे, इसीलिए ये एफर्ट भी मैं कर लेता हूं और बताता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। तो चूंकि मैंने बताया कि हम इंडियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्स का मैनेजमेंट करना होता है। और रिसोर्स की हमने आपको बात की थी, तो एग्रीकल्चर सबसे मेन रिसोर्स जिसको हम मानते हैं। फिर हमने कहा था कि पब्लिक सेक्टर की जो रिसोर्स होते हैं, और फिर हमने आपको कहा था प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली जो भारतीय संसाधन है हम उसको तीन भाग में बांट सकते हैं और इसी के हिसाब से हम पढ़ लेंगे। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो आपको एक पर्पज होता है वो एक बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ाने का पर्पज होता है। एक बात याद रखिएगा, दिमाग किसी का तेज और ज्यादा नहीं होता, दिमाग सबका भगवान ने बराबर दिया है। बस दिमाग बहुत लोगों का सिस्टमैटिक होता है और बहुत लोगों का सिस्टमैटिक नहीं होता। जिनका सिस्टमैटिक होता है वो बहुत जल्दी सब चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, बहुत चीजों को आर्टिकुलेट कर लेते हैं, और जिनका अनसिस्टमैटिक होता है वो उलझे रहते हैं। अर्थात दिमाग सबके पास है, सुलझा है कि उलझा हुआ है, बस ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो चलिए हम एक बार फिर सुलझते हैं और हम स्ट्रक्चरल वे में पढ़ते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्स हैं हमारे पास। और हमने देखा था कि 1991 के पहले की जो कंडीशन थी, अभी हम उसके पहले की कंडीशन को समझ लेते हैं। तो 1991 की जो पहले की कंडीशन थी आपको क्लियर पता है कि एग्रीकल्चर में क्या था। एग्रीकल्चर में चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट था और एग्रीकल्चर को डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में रखा गया, अर्थात गवर्नमेंट हर चीज इसके मामले में डिसाइड करती थी। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती थी कि कोई सामान कहां बिकेगा, किसको मिलेगा, उसका क्या रेट होगा, अर्थात जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड निर्णय होते थे वो सरकार के द्वारा लिए जाते थे। और जो आप एपीएमसी मंडी सुनते होगे या एमएसपी सुनते होगे वो सब इसी के टूल थे। अर्थात सरकार एपीएमसी मंडी
या एमएसपी, इन सब के थ्रू सरकार नियंत्रण करती थी। ऐसे और भी कई सारे कानून हैं, जैसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी एक कानून है। सरकार सब कुछ नियंत्रित करती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा कि ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता था। हमने इसको भी पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें सरकार की स्वामित्व होता है, सरकार का निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, और ज्यादातर जो संसाधन थे भारतीय अर्थव्यवस्था में 91 के पहले इसके पास थे। और फिर हमने प्राइवेटाइजेशन को भी समझा था कि कैसे जो रिसोर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के पास थे और वो लाइसेंस राज के थ्रू चल रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट लाइसेंस के थ्रू कंट्रोल करती थी। मैंने आपको यह भी बताया कि गवर्नमेंट एमआरटीपी एक लॉ था, है ना, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े प्लेयर थे या बड़े बड़े जो घराने थे, उद्योग घराने, ये उन पर नियंत्रण रखती थी। और इसका इंटेंशन ये था कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था या मात्र कुछ संस्थाओं के पास रिसोर्स सेंट्रलाइज ना हो जाए और भारत में शोषण या असमानता स्थापित ना हो। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि एक लॉ था फेरा, फॉरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड, अर्थात आयात निर्यात से संबंधित सभी मामलों में इस कानून के द्वारा सरकार नियंत्रण रखती थी। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था। बेसिकली आप ये बात समझिए कि अगर मान लो मैं अपने घर में पैसे रखता हूं, लेकिन मैं बाहर वालों को कितना पैसा दे सकता हूं, बाहर वालों से कितना पैसा ले सकता हूं, यह सब मेरे माँ बाप अगर डिसाइड करेंगे, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो तो फिर सब कुछ डिसाइड करेंगे कि बाहर से मैं क्या खरीद सकता हूं, क्या बेच सकता हूं, अर्थात बाहर वालों से मेरा क्या आर्थिक संबंध रहेगा, इसका तो पूरा कंट्रोल माँ बाप पे हो गया। क्योंकि माँ बाप इस बात को तय कर सकते हैं ना कि मैं कितना मुद्रा खर्च कर सकता हूं, कितनी मुद्रा नहीं खर्च कर सकता, स्पेसिफिक विदेश के संबंध में। तो वो इनडायरेक्ट मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण रखेंगे। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि तुम दिन भर में आज केवल 10 रुपए ही बाहर खर्च कर सकते हो या केवल 20 रुपए ही बाहर से ला सकते हो, तो फिर तो उनका कंट्रोल हो गया। उन्होंने तय कर दिया कि मैं क्या अमाउंट खर्च कर सकता हूं, क्या नहीं। तो इसी तरह सरकार एक्सचेंज रेट पे, अर्थात जो भारतीय मुद्रा है और जो विदेशी मुद्रा है, उसके परिवर्तन के संबंध में पूर्ण अधिकार रखती थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ थे। तो जब आपके पास परिवर्तन संबंधित कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि भाई अगर मुझे बाहर से कोई चीज खरीदनी है, मान लो यूएसए से, तो पहले मुझे रुपए को डॉलर पे बदलना पड़ेगा, फिर डॉलर तो देना पड़ेगा विदेश में। और अगर विदेश से कोई चीज मैंने बेची है तो मुझे डॉलर मिलेगा, फिर मैं उसे रुपए में बदलूंगा और फिर इंजॉय करूंगा। और ये जो परिवर्तन होता था रुपए का डॉलर पे या दूसरी करेंसी में, पूरा नियंत्रण इसमें सरकार का होता था। इसलिए आप ये कह सकते हो कि सरकार का नियंत्रण होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विदेशी संबंध हैं वो पूरे के पूरे नियंत्रित थे। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बता रखा है। इकॉनमी हमारी पूरी कंट्रोल्ड थी, या आप कह सकते हो स्टेट से कंट्रोल होती थी। लेकिन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म होते हैं। और एलपीजी रिफॉर्म होते क्यों है, मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे इंटरनल रीजन था। वो मैंने आपको बताया था, बीओपी क्राइसिस। साथ में मैंने आपको बताया कि उस समय पूरे विश्व में एक नया इकोनॉमिक मॉडल आ रहा था जिसको हम नियो लिबरलिज्म कहते हैं, नव उदारवाद। वो भी प्रभावशील था। और मैंने बताया कि यूएसए के प्रेसिडेंट रीगन और यूके की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का उसमें बड़ी भूमिका थी। और नियो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रसारित किया जा रहा था, तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि यूएसएसआर कैसे टूट जाता है और उस समय फिर पूरे विश्व में यूएसए की, या आप कह सकते हो जो यूएसए का ग्रुप था, उसकी हेजीमोनी हो जाती है।
और इस तरह से फिर हमको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना पड़ता है, और वो रिफॉर्म हमारी जरूरत भी थी और कहीं ना कहीं बाध्यताएं भी थी। और उसी रिफॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं, तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। अभी मैं आपको बता दूं कि हम 1.0 और 2.0 की बात करेंगे, तो 2014 के पहले के जो सुधार हैं हम उसको 1.0 पे ही रखते हैं, जो एलपीजी रिफॉर्म थे। तो उस समय एग्रीकल्चर पे ज्यादा कोई सरकार के द्वारा डायरेक्ट चेंज नहीं लाया जाता, और उसका कहीं ना कहीं एक कारण यह भी था कि 91 के बाद रीजनल पार्टी मजबूत हो जाती है। अर्थात आज के टाइम में जैसे आप यूपी में देखिए सपा, बीएसपी, या आप बिहार में देख सकते हैं आरजेडी, ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो मजबूत हो जाती हैं और सरकार में आ जाती हैं। क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म केंद्र के द्वारा किए जा रहे हैं, पर अब राज्य में जो सरकारें हैं वो अलग सरकार है, और कृषि जो एग्रीकल्चर था वो बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट था। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टेट का सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था और स्टेट और सेंट्रल की गवर्नमेंट अब अलग अलग होती थी। तो अब चीजें ऐसी नहीं थी जैसे पहले था। पहले आजादी के बाद हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो सारे परिवर्तन में आपको एक समरूपता दिखती थी। उस समय हम बोलते थे सैटेलाइट फेडरलिज्म, अर्थात जो केंद्र है और उसके चारों ओर स्टेट चक्कर लगा रहे हैं, और कहा जाए तो स्टेट की कोई ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं थी, या स्टेट का कोई अपना अलग ज्यादा पॉलिसी के लेवल पे कोई ज्यादा विभिन्नता नहीं थी। जो पॉलिसी केंद्र में होती थी वही पॉलिसी हर जगह होती थी। पर 1991 के बाद ये चेंज आप देखने को पाओगे कि जब रीजनल पार्टियां उभरती हैं और अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय आशाओं के अनुरूप या अपनी विचारधारा को जब वो पोषित करती हैं, तो वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको दिखेगा कि एलपीजी रिफॉर्म जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में नहीं देखने को ज्यादा मिलते। और ये क्रिटिसिज्म भी है कि एलपीजी रिफॉर्म ने प्राइवेट सेक्टर को तो एक नई दिशा दी, पर भारतीय कृषि व्यवस्था को अनाथ छोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको हम आगे समझेंगे। तो ये एक परिवर्तन आता है। फिर पब्लिक सेक्टर की हमने बात की कि सरकार ने इसमें पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लाए। सरकार ने कहा कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, हम उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें 100% सरकार की भूमिका है अभी, तो सरकार ये कह रही थी कि हम धीरे धीरे उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे, 10%, 5%, 15%, 20%, पर हाँ ओनरशिप या स्वामित्व तो अपना रखेंगे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे हम उससे अपना हिस्सा निकालेंगे। दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अभी हम इसको हिंदी में विनिवेश बोलते हैं, और इसको हम एक दिन अच्छे से समझेंगे। और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको नाम ले लूं और समझ में ना आए, और अगर आपको लगे कि वो पढ़ना है, उसके बारे में अच्छे से जानना है, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं आपके लिए एफर्ट करूंगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट करना चालू किया पब्लिक सेक्टर में, और धीरे सेक्टर से सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही। अर्थात सरकार ने जो लाखों करोड़ों पब्लिक सेक्टर में लगाया था, वो सामान धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया अपना। पर याद रखना, पूरी तरह से नहीं अभी बेच रही, उसमें अपने स्वामित्व तो रखा है। कहने का मतलब 51% शेयर सरकार के पास रहेंगे, और 49% मैक्सिमम सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचना चालू कर देगी। अर्थात प्राइवेट प्लेयर जुड़ने लगेंगे। इसके पीछे यह पर्पज था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, जो पीएसयू कंपनियां थी, उनमें इफिशियंसी नहीं थी। और माना जाता था कि इफिशियंसी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां कोई मोटिवेशन नहीं है। सरकारी कंपनियों में सरकारी अधिकारी और सरकारी अधिकारियों में एक जड़त्व, एक ना काम करने की प्रवृत्ति, या मेरा क्या जाता है, ऐसा कुछ एटीट्यूड का होना। तो कहा कि जब प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें आएंगे, प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा जाएगा, इसमें कंपटीशन आएगा, इसमें मोटिवेशन आएगा, इसमें इनोवेशन होगा और इसमें सुधार होगा। तो इस तरह सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाया और धीरे धीरे सरकार ने इसमें अपना स्वामित्व कम करना शुरू किया। फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां थीं
जो लग रहा था कि बहुत बीमार हो चुकी हैं, सरकार ने उसको अलग से रिकॉग्नाइज किया, जिसको हम बोलते हैं सिक पीएसयू, और एक संस्था बनाई। उस संस्था का एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस संस्था का काम था कि इन सब पीएसयू के ऊपर कड़ा कंट्रोल रखे, जो बीमार हो गया उसका केयर करे, कंट्रोल रखे और उसको जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट करे, अर्थात उसको जल्दी से जल्दी सुधार के फिर से ऐसा बनाए कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाए। जो लॉस में थी बहुत ज्यादा, जिसको हम सिक पीएसयू बोल रहे हैं, सरकार ने उसके साथ काम किया। साथ में सरकार ने पीएसयू के साथ एक एमओयू को भी साइन करना शुरू किया, अर्थात सरकार ने कहा कि भाई ऐसे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे कि तुम्हारा जो मन हो वो करो, हमारे साथ एमओयू भी करो। एमओयू मतलब कुछ शर्तें भी हम लगाएंगे अब कि तुम्हें ऐसे ऐसे बढ़ना है, तुम्हें इतना पैसा हमें रिटर्न में देना है, तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगी। अभी तक तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमसे अब समझौता करेंगे। जैसे मान लो मैं इलाहाबाद में रह रहा हूं, अब मेरे पिताजी मुझे पढ़ने को पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक साल जब बाद वो कोई रिजल्ट ना देखेंगे तो गुस्सा होंगे, तो कहेंगे अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि हर हफ्ते एक टेस्ट दोगे, उस टेस्ट के नंबर मुझे दिखाओगे, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में कहोगे कि जवाबदेहिता फिक्स की किसके थ्रू? एमओयू के थ्रू। और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चरल चेंज किए पीएसयू के सेक्टर में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर में पहली बात तो अपनी भागीदारी कम की, ज्यादातर जगह प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए निमंत्रण किया, लेकिन जो पीएसयू थे उसमें से अपने स्वामित्व को भी कम करना चालू किया, साथ में जो बीमार थे उनको सुधारना चालू किया, उन्हें प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की गई, और एमओयू जैसा कॉन्सेप्ट लाके पीएसयू में अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई। और मात्र ऐसा नहीं है कि यही किया गया, आपस में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कि आपस में कंपटीशन करो, साथ में मोटिवेशन देने के लिए भी कि अगर तुम कंपटीशन करोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छा अमाउंट जनरेट करोगे, अपनी कंपनी को बड़ा करोगे, तो हम तुमको ऑटोनॉमी भी देंगे, अर्थात तुम्हें आजादी भी देंगे कि तुम और आगे बढ़ो। जैसे हमारे घर में क्या होता था कि अगर मान लो हमने कहा मम्मी पापा से कि मुझे बाहर जाना है, तो तुरंत कहते थे इस साल और पढ़ लो और अच्छे नंबर ले आओ, फिर तुम्हें बाहर जाने को देंगे। तो हम मोटिवेट हो जाते थे कि अब बाहर जाने को मिलेगा, और जब बाहर जाने को मिलेगा तो हम फिर कुछ और सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, क्योंकि अब हमें ऑटोनॉमी मिल गई है और शायद हम उससे और आगे बढ़े। ऐसा ही कुछ भारत ने किया, और जिसको हम जानते हैं महारत्न कंपनियां, आपने नाम सुना होगा, है ना, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां। तो सरकार ने यह कहा कि जिन कंपनियों को महारत्न की उपाधि दे देंगे, नवरत्न की उपाधि दे देंगे, वो कंपनियां जिनको ये टाइटल या जिनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे महारत्न के नाम से, वो कंपनियां ज्यादा ऑटोनॉमी पा जाएंगी और वो ज्यादा बेहतर फिर आगे और बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल था कि ये टाइटल मिलेगा किसको, ये अधिकार मिलेंगे किसको? तो जो प्रॉफिट में होंगी, जो अच्छा होंगी। तो मतलब सरकार ने कहा कि तुम अच्छे बनो तो हम तुम्हें ऑटोनॉमी देंगे, तुम और अच्छे बनो। इस तरह से एक सरकार ने बड़ा अच्छा साइकिल शुरू करने की कोशिश की, जो आज भी चल रहा है, अच्छा भी है। तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई तरीके से इसमें काम किया। फिर प्राइवेट सेक्टर की मैंने आपको बात बताई कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सबसे जो बड़ा काम था वो था डी लाइसेंसिंग। अर्थात सरकार ने कहा कि अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने केवल कुछ ऐसे उद्योगों को जिनका पर्यावरण में बहुत प्रभाव होता है, जिनका स्ट्रेटेजिक बहुत इंपैक्ट होता है, जिनका बुनियादी चीजों से बहुत कनेक्शन होता है, अर्थात जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, उसको छोड़कर सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया और कहा कि आओ अपना बिजनेस करो। और इस तरह से डी लाइसेंसिंग का प्रोसेस यहां किया गया। तो आपको लगेगा कि काफी चेंज आए, और इसी को अगर हम देखा जाए, इसी को अगर हम देखें और इसको समझें, तो पहला जैसे मैंने कहा कि जो कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट, अब उसकी जगह, कंट्रोल की जगह गवर्नमेंट ने क्या किया? रेगुलेट करना चालू कर दिया। ये मैंने कल आपको बताया था, स्टेट की जगह मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई। अर्थात अब स्टेट की जगह इकोनॉमी को मार्केट के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। फिर मैंने बताया था आपको लाइसेंस की जगह डी लाइसेंसिंग हो गई,
और एमआरटीपी को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। दोनों में बहुत अंतर था, मैंने बताया था कि एमआरटीपी मतलब जो बेसिकली इसका नेचर था नकारात्मक था, बड़ा निगेटिविटी के साथ इसका नेचर था, ये चीजों को रोका करती थी, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। लेकिन जो सीसीआई थी, जो संस्था अभी भी है, उसका काम रोकना नहीं था, उसका काम संस्थाओं को केवल ये कहना था कि ऐसा कुछ मत करो जिससे कंपटीशन कमजोर हो, कंपटीशन कम हो, बाकी सब कुछ करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक घर में मम्मी पापा अपने बच्चों से कहे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, दिन भर टोकते रहे, और वहीं एक तरफ माँ बाप क्या बोले कि बेटा तुम्हें बस एक या दो ऐसी गलतियां नहीं करनी, बाकी जो अच्छा लगे वो कर लो। तो इसमें क्या होगा कि दूसरे वाले जो मां बाप हैं वो अपने बच्चे को वास्तव में प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं, और जब वो प्रतिस्पर्धी बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह फिर फेरा को भी सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया और फेमा आया, एक नया कानून, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसमें काफी चीजें उदार बनाई गई, और एक्सचेंज रेट को जो सरकार के द्वारा तय होता था वो बाजार के द्वारा नियंत्रित होने लगा, और कहा गया कि सरकार उसमें तभी इंटरफेयर करेगी जब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, जब बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत होगी, जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होगा, वरना सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, अर्थात फ्लेक्सिबल बना दिया उसको भी। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक्सचेंज रेट पे भी सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया और एक नई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। क्योंकि इसमें नियमों को उदार बनाया गया, पहले जो नियम बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे जिसमें हर समय सरकार का कंट्रोल होता था, उनको उदार कर दिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को हमने इकोनॉमी में ज्यादा जगह दी, संसाधनों में ज्यादा कंट्रोल दिया, यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और हमने हर वो उपाय किया जिससे विदेश के साथ या आप कहिए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेट हो सके। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज रेट को हमने लिबरल कर दिया और फ्लेक्सिबल कर दिया, साथ में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसके लिए हमने नियमों को उदार बनाया, हमने परमिशन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और हमने एक बोर्ड भी बनाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसका काम था कि ज्यादा से ज्यादा कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश आकर्षित हो, और हमने उस समय यह कहा कि दो तरीके से विदेशी निवेश आकर्षित करेंगे। एक होगा स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रूट, जिसमें अगर किसी विदेशी संस्था को, किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो आराम से आके इन्वेस्ट कर सकता है और उसको ज्यादा किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बाद में उसे इन्फॉर्म करना होगा आरबीआई को कि हमने इतना पैसा यहां लगाया। लेकिन चूंकि कुछ मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं जिसमें किसी अन्य देश का स्वामित्व आ जाए तो समस्या हो सकती है, इसीलिए हमने कहा अगर वहां पर आपको पैसा लगाना है तो फिर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अर्थात तो गवर्नमेंट के बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी उस रूट में आ सकते हो। इसको मैं एक बात ऐसे समझा दूं कि आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये भारत है, भारत में हमें अगर ग्रोथ करनी है तो हमें सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होगा इन्वेस्टमेंट। अगर भारत को ग्रोथ करनी है, जितनी ज्यादा ग्रोथ करनी होगी उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा, समझ आ रहा? और जितनी ग्रोथ होगी हमारा डेवलपमेंट भी उतना ही होगा। तो यह बात आपको समझनी है। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कब होगा? तो इन्वेस्टमेंट तब होगा जब हमारे पास कैपिटल होगा। सपोज करिए अगर मैं हूं, मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, भारत मान लो मेरा घर, अभी ये सोच लो, तो मेरे पास जितना कैपिटल होगा, जितना पैसा होगा, मैं उतना इन्वेस्ट करूंगा, मतलब उतने अच्छे कमरे बनवाऊंगा, उतना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या अच्छे से अच्छा घर बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, जमीन खरीदूंगा। अभी कल समझना, बहुत थ्योरेटिकल मत पढ़ना, है ना। और जितना ज्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा घर में, उतने ही ज्यादा मान लो कस्टमर आएंगे। सपोज करो रेंट में आ रहे हैं, रूम लेंगे किराए से, उतना किराया देंगे तो उतनी मेरी ग्रोथ होगी, उतना मैं फिर डेवलप करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, अच्छा रहूंगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी कैपिटल होगी उतना ही आप इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही ग्रोथ होगी और उतना ही डेवलपमेंट होगा। उदाहरण के तौर पे आप इसको एक व्यक्ति के परिवार के साथ जोड़ सकते हो।
या एक छोटी सी जगह से जोड़ लो। मान लो मैं इस समय इलाहाबाद में, प्रयागराज में हूं, वहां जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, उतनी ही ग्रोथ होगी और उतना ही डेवलपमेंट होगा। जितना इलाहाबाद में दुकानें, मॉल, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो सवाल है कि ये सब इन्वेस्टमेंट कब होगा, कब फैक्ट्रियां कब लगेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है कैपिटल। तो चूंकि भारत उस समय विकासशील देश है और भारत के लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, तो सवाल है कि भारत के पास जितना पैसा हो तो लगा दिया, तो फिर कहां से और पैसा आए? तो पैसा क्यों ना विदेश से आ जाए। चलो मान लो हमने ये देखा यूरोप, और ये मान लो हमने देखा यूएसए। चूंकि अभी इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि उस समय 1991 में यहां बहुत पैसा था, इधर पैसा था, इधर जरूरत थी। अब सवाल है कि यहां का पैसा यहां आएगा कैसे? एक बड़ा सवाल यह भी है। तो कोई अपना पैसा कब इन्वेस्ट करेगा, उसकी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त है लाभ ज्यादा हो, है ना। जो भी बिजनेसमैन इधर होंगे, मान लो इधर कोई बिजनेसमैन है वाई और इधर है मान लो जेड, तो ये वाई और जेड दो बिजनेसमैन है जिनके पास बहुत पैसा है, तो क्या सोचेंगे कि हम भाई भारत में पैसा तभी लगाएंगे जब हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। मतलब अगर हम इधर लगाते हैं तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इधर हमें ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रॉफिट हो वो सुरक्षित हो, अर्थात प्रॉफिट और सिक्योरिटी, दो चीजें होनी चाहिए। तो अब ये दो चीजों के लिए भारत ने अपने आप को तैयार किया 91 में। कैसे तैयार किया? तो देखिए, सुरक्षा का मतलब है कि भाई तुम भारत में अपना पैसा लगाओगे तो उसके संबंध में निर्णय भी ले सकते हो, अर्थात सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, उसमें आपको आजादी होगी कि आपको कहां पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है। क्योंकि बिजनेसमैन जब अपने अकॉर्डिंग पैसा लगाएगा तभी उसको लगेगा कि सुरक्षित भी है और लाभ भी होगा। सरकार को तो नहीं दे देगा कि लो आप लगाओ, सरकार को तो बिजनेस करना नहीं आता, बिजनेस करना बिजनेसमैन का काम है, सरकार का काम तो सरकार देश चलाना है। तो 1991 में हमने देश को ऐसे बनाया कि उनको लगे कि सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि भारत में सुरक्षा तो है, ऐसा तो कोई है नहीं कि बहुत आतंकवादी घटना और बहुत ज्यादा दंगा या देश में किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता, ऐसा तो था नहीं, सब कुछ सही था। बस प्रशासनिक या नीतियों के स्तर पे, पॉलिसी के लेवल पे हमें उन्हें सुरक्षा फील करानी थी, और हमने उसका 1991 में जो रिफॉर्म किया, जो हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भारत के साथ इंटीग्रेट किया, उसके थ्रू हमने ये सुरक्षा का बोध कराया। और रही बात लाभ की, तो देखिए उस समय भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और यहां पर जरूरत है वहां पर रिटर्न अच्छा होगा। जैसे मान लो मेरे पास अगर 1 लाख करोड़ रुपए है, सपोज करो, और 1 लाख करोड़ अगर मैं यूएसए में देता हूं और मैं भारत में देता हूं, तो आप मुझे बताओ कहां के लोगों को ज्यादा जरूरत है? तो आप कहोगे कि यूएसए में तो जरूरत है नहीं, वहां पर सबके पास पहले से पैसा है, तो डिमांड भारत में ज्यादा है। तो यहां डिमांड ज्यादा होगी, वहां इंटरेस्ट रेट भी तो ज्यादा होगा, अर्थात वहां इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। और इस तरह से इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो हमें इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत एक विकासशील देश था और भारत में अभी बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था, अर्थात बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होते थे, रोड, हाईवे, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस, सब जगह बहुत अभी पैसे की जरूरत थी। और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहां जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलता है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा भारत में लगाता तो उसको ज्यादा रिटर्न मिलता कंपेयर टू अगर वो किसी विकसित देश या कहिए यूएसए या यूरोप में लगाता, क्योंकि यूएसए और यूरोप में कैपिटल की उतनी डिमांड नहीं थी, क्योंकि वहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क हो चुके थे। पर भारत में अभी ये सब हो रहे थे। भारत में बहुत पोटेंशियल था। तो चूंकि मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि भारत में लाभ कमाने का बहुत ज्यादा चांस था, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। और ये एक इंडिविजुअल आप भी अपने तौर पे बात अगर देखिए
तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको अगर किसी को उधार देना है, तो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जब आप उसको पैसा दोगे तो आप उससे रिटर्न भी ज्यादा लोगे, और जिसको नहीं जरूरत, जब आप उसको पैसा देने जाओगे और उससे रिटर्न की डिमांड करोगे तो रिटर्न नहीं देगा, वो कहेगा लो हमें लेना ही नहीं है पैसा, या उसके पास और सारे ऑप्शन भी होंगे पैसा लेने के। तो इसी तरह थोड़ी समझिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत व्यवहारिक तरीके से आपको समझाऊं। मैं बहुत क्रिटिकल या बहुत टेक्निकल अभी नहीं होना चाह रहा, क्योंकि मैं अभी एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इंडियन इकोनॉमी का। बाद में जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, या हम जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे, तो हम उसमें टेक्निकल होकर बात करेंगे। तो आप कह सकते हो कि भारत में लाभ की संभावना तो बहुत थी, पर 1991 के पहले भी लाभ प्रॉफिट की संभावना थी, लेकिन लोग आ इसलिए नहीं रहे थे भारत में क्योंकि इंडिया ने अपने आप को काफी क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पे रखा हुआ था, काफी रिस्ट्रिक्शन रखे हुए थे, और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा उसमें दखलंदाजी थी। तो फॉरेन इन्वेस्टर को यह लगता था हम जाएं और हमारा पैसा कैसे खर्च करना, इस समय में हमारे पास अधिकार ना होंगे तो हम अपने पैसे का इफिशिएंट यूज नहीं कर सकते, या वहां की इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, हमारा पैसा जाएगा तो डूब सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भारत में पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, वो सपोर्ट नहीं करती थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। लेकिन हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को अप्लाई किया, जो इंप्लीमेंट किया, उसके कारण हमने भारत में ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। तो यहां तक हमने इस बात को समझा। तो अगर हम एक ओवरऑल बात करें, सपोज करो हम एलपीजी की अगर बात करें, ठीक, एलपीजी अगर हम इसकी बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि इस 3 में क्या हुआ होगा, तो आप बेसिकली ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले डी लाइसेंसिंग, फिर आपने कहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा होगा, आप ऐसे कर सकते हो कि स्टेट का रोल कम हुआ होगा, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने अट्रैक्ट किया होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का हमने कोशिश की होगी, हमने जितने भी टैरिफ या जो भी ट्रेड को लेकर हर्डल थे, है ना, हर्डल, उनको हमने कम करने की कोशिश की होगी। जो भी ट्रेड को या ट्रेड बैरियर आप जिसको बोल सकते हो, व्यापार से संबंधित, वो बैरियर वित्तीय बैरियर भी हो सकते हैं, वो बैरियर तकनीकी बैरियर भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए, वित्तीय बैरियर का मतलब है कि अगर कोई आइटम भारत में दूसरे देशों से आता है और हम उसमें बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दें। सपोज करिए कोई आइटम है, वो श्रीलंका से भारत आता है 100 रुपए में, लेकिन हम उसमें 200% टैरिफ लगा दें, तो आइटम 300 रुपए का बन जाएगा, और कहीं ना कहीं लोग फिर उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, और जब उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, इसका मतलब फिर श्रीलंका उसको भारत बेचना पसंद नहीं करेगा, और एक प्रकार से हमने उसको व्यापार को रोक दिया। तो इसको ट्रेड बैरियर कहते हैं, जो फाइनेंशियली और कई भी तरीके से हो सकता है। हमने ये भी कोशिश की कि हमारी इकोनॉमी में टेक्निकल उत्थान हो, अर्थात तकनीकी का ज्यादा महत्व दिया, और इसके लिए हमने कुछ टेक्निकल एग्रीमेंट अर्थात टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट भी किए। हमने दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट किया कि हमें अपनी ये टेक्नोलॉजी दीजिए और हम उसके बदले आपको रॉयल्टी देंगे। हमने साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया या टेक्नोलॉजी को हमने इनवाइट किया। अब कोई अगर भाई विदेश से आ रहा है बिजनेस करने भारत में, तो जब वो पैसा लगाएगा अपना, तो अपनी विदेश की कोई टेक्नोलॉजी जो होगी वो भी तो लेके आएगा। अब जैसे आप पिज्जा बर्गर खाते हो, मैकडी है एक विदेशी कंपनी है, जब वो लेके आया अपना पैसा तो उसने अपने तरीके से ही तो उसकी मार्केटिंग की होगी, अपने तरीके से ही तो उसने सब कुछ बेचा होगा, अपने तरीके से प्रोडक्शन किया होगा, वो सब भारत में ही तो हो रहा होगा। हम उससे सीखेंगे और फिर हम अपना भी कोई ब्रांड खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सब सुधार किए, और इन्हीं सब सुधार को आप और भी तरीके से देख सकते हो। हमने बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया, हमने खासकर बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया ताकि थोड़ी कंपटीशन बढ़े। हमने बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में आप कहोगे कन्वर्टिबिलिटी को बढ़ावा दिया।
ताकि रुपए दूसरी करेंसी के साथ आसानी से बदल सके, क्योंकि जब रुपए दूसरी करेंसी के साथ आसानी से बदलेगा तभी तो लोग भारत के साथ जुड़ेंगे। और ये कन्वर्टिबिलिटी थोड़ी टेक्निकल है, अभी आप बस ऐसे समझ लिए, और जल्दी ही अगर आप इसकी डिमांड करोगे तो मैं फिर इसको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब कि हमने सारे नियमों को उदार किया। जब नियमों को उदार किया जाएगा तो फिर निजी क्षेत्र इन्वॉल्व होगा, और आप कह सकते हो कि लिबरलाइजेशन का ही बाई प्रोडक्ट प्राइवेटाइजेशन है। और जब आप नियम उदार कर चुके हो, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर चुके हो, तो फिर स्वाभाविक प्रक्रिया है कि प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा, या ये कहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र तक कवर करेगा। और फिर जब बैरियर है भी नहीं तो ग्लोबलाइजेशन भी स्वाभाविक ही एक प्रक्रिया है जो होगा। और इस तरह से एलपीजी आप कह सकते हो कि एक दूसरे के ही कॉज एंड एक्शन है ना। लिबरलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन, आप अगर इसको एक्स कॉज मानोगे तो जो एक्शन हो जाएगा, इसको कॉज मानोगे तो जो एक्शन हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब मन में सवाल आता है कि एलपीजी का हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका इंडिया में। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ऐसे कौन से मेन फिनोमिना हैं जिसका भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो एक फिनोमिना अगर भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकता हूं कि एलपीजी रिफॉर्म का भी उतना ही इम्पैक्ट भारत में पड़ा। मतलब इसको आप किसी भी तरह से कम नहीं आंक सकते। ये इतना बड़ा भारत के लिए एक फिनोमिनल चेंज था कि आज भी उससे चीजें प्रभावित हो रही हैं। और ऐसा नहीं केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही इससे बदली। अगर मैं इसकी तुलना आपको स्वतंत्रता संग्राम जैसे एक बहुत बड़े घटना से कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोध या ये एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि एलपीजी ने भी भारत के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। तो आइए पहले उसके हम इकोनॉमिकल इंपैक्ट देखते हैं, जिसको हमें पढ़ना प्राथमिकता है। और इकोनॉमिकल इंपैक्ट में भी हम ये देखते हैं कि उसने क्या क्या प्रो एंड कॉन्स के बेस पे देखेंगे, क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम हर बात को डेटा के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डेटा को आप अपने साथ रिवाइज करिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपके पास डेटा की एक समझ होगी ना, तो आप कहीं भी अपनी बात को प्रमाणिकता के साथ कह सकेंगे। और जब मैं आपको कोई डेटा बताता हूं तो वो डेटा केवल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी आंसर राइटिंग स्किल होगी, एक अच्छी आर्टिकुलेशन स्किल होगी, तो आप इस डेटा का बहुत प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीडीपी में क्या चेंज आया, जीडीपी की क्वांटिटी में क्या चेंज आया, एक पहला सवाल है। अभी हम बात कर रहे हैं एलपीजी का हमारी इकोनॉमी में क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम बेसिकली एक डेटा ये देखते हैं कि 1991 में हमारी जीडीपी कितनी थी, और आज अगर हम देखें 2024 में तो कितनी जीडीपी है। और जो भी मैं डेटा यूज कर रहा हूं, ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि जितने भी ऑफिशियल सोर्स हैं वहां से लाया जाए। और डेटा में आपको कई तरह का थोड़ी वेरिएशन दिखेगा। जब आप गूगल करते हो तो कई तरह की संस्थाओं के डेटा दिखते हैं, इसलिए इसकी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित करने की कोशिश करिएगा। पर्टिकुलर डेटा पे आप फोकस मत करिएगा, आप डेटा के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। तो 1991 में हमारी जीडीपी जो थी वो कितनी थी, एक सवाल आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1991 में हमारी जीडीपी 0.2 ट्रिलियन थी, है ना। अगर आप इसको डॉलर में समझना चाहो तो 0.2 ट्रिलियन डॉलर थी। अप्रॉक्स अगर हम इसको अगर बिलियन में कहना चाहें तो 266 बिलियन डॉलर, ये हमारा अमाउंट था जीडीपी का। बात 1991 की है। और एलपीजी रिफॉर्म जो होता है उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे आज के टाइम पीरियड में, तो हमारी जीडीपी 3.9 ट्रिलियन, या इसको आप कह सकते हो बिलियन। समझाना मैं ये चाहता हूं कि आजादी हमें 47 में मिली थी,
उसके बाद 91 तक का टाइम पीरियड जो था उसमें हमने इतनी जीडीपी बनाई, लेकिन आज़ादी के बाद से 91 तक में समय में इतना जीडीपी आया हमारा, और 91 के बाद से इस टाइम पीरियड में हमने ये जीडीपी को बनाया। तो आपको समझ आ रहा होगा, बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस दौरान हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इस टाइम पीरियड के पहले 1991 के पहले हमारी ग्रोथ रेट एवरेज 3.5 थी, 3.5 एवरेज थी, जिसको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी बोलते थे, है ना। एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे राजा कृष्णा, वो इसको हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से इंडिकेट करते थे। और इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया कि कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ रीजन नहीं है, ये बेसिकली इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म को दिखाता है। जो हम फंडामेंटलिज्म को फॉलो करते थे, बहुत रेडिकल थे, रेडिकल नहीं बोलना चाहेंगे, मतलब परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, बहुत कंजर्वेटिव थे इकोनॉमी को लेकर, उसी चीज को ये दिखाता था। पर वहीं अगर आप देखो इस टाइम पीरियड में, तो इस टाइम पीरियड में हम ये देखते हैं कि 2006 में हमारी ग्रोथ रेट 9.6 तक हो जाती है। ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट इतने ऊपर चली जाती है, और इसका कहीं ना कहीं कारण एलपीजी रिफॉर्म ही था। एवरेज की अगर आप बात करें तो एवरेज भी अगर आप देखें, अगर हम यहां देखें 2000 के पहले तो हमारी 5.5 थी, 2000 से 2010 तक आप देखो तो 7 पॉइंट रहती है, और 2010 से 2020 के बीच में हमारी फिर 6 पॉइंट के आसपास ग्रोथ रेट हो जाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण कोरोना, एक कारण डीमोनेटाइजेशन, एक कारण जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, ये सारे कारण थे, पर अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपको मैं एक एवरेज जो समझ डेवलप करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि हमारी ग्रोथ रेट में बहुत सुधार आया, जिसको हम 2006 में देख सकते हैं, 9.6% की ग्रोथ रेट हो गई थी हमारी। एवरेज से भी आप देखो हम लगातार रिफॉर्म करते जा रहे हैं, और रिजल्ट के तौर पे भी आप देख सकते हो कि आजादी के बाद से लेकर 91 तक में हमने $266 बिलियन की जो जीडीपी बनाई, लेकिन उसके बाद ही मात्र इतने सालों में हमने 3.9 ट्रिलियन की बनाई डॉलर की। तो ये आपको दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, और उसका कारण आपको क्लियर पता है कि उसका सबसे मेन कारण जो है वो है एलपीजी रिफॉर्म। अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको जैसा बताया कि विदेश से जो पैसा आता है, भारत में कैपिटल का इनफ्लो होता है, उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत फायदा होता है। और जो आप आज की डेट में चीन को देखते हो, उसमें भी आप ये चीज पाओगे। तो अगर आप यहां पर डेटा की बात करो तो मैं आपको अगर ऐसे कहूं कि हमारा जो इनफ्लो था 1991 में वो $0.1 बिलियन था, $0.1 बिलियन एफडीआई की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आज की डेट में देखते हो तो आप देखोगे कि हमारा जो इनफ्लो है वो ये डेटा है उसका, मतलब समझ रहे हो आप कितना तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ये आपको अंतर दिखा रहा है। इससे आप समझ जाओगे कि जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसके कारण एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए भारत कितना बेहतरीन एक डेस्टिनेशन बना हुआ है। या कह सकते हैं कि जो विश्व के टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन को, मतलब ऐसे देश जो एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भारत है। तो यहां भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, एक डेटा के तौर पे आपको इसको देख सकते हैं। यदि हम एक कदम और आगे बढ़ें, मैं आपको डेटा के थ्रू इसलिए बात समझा रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट को एक प्रामाणिकता मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी इसमें क्लियर कर चुका हूं। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा जीडीपी की, पर कैपिटा जीडीपी, अगर मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात करूं तो 1991 में और 2024 में, तो
अगर मैं बात करूं तो ये थी हमारी 1991 की कंडीशन, और जब बात 2024 की बात करते हैं तो अप्रॉक्स ये है, ठीक है। तो डॉलर है ये, मतलब है ना 2024 और यहां $300। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि हमारी पर कैपिटा जीडीपी में भी एक तेजी से ग्रोथ और हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये भी एलपीजी रिफॉर्म के प्रोडक्ट के तौर पे आप लिख सकते हो। एक और डेटा की अगर आपसे मैं बात करूं, चूंकि डेटा से बात करना इसलिए है कि आपकी एक क्लियर इमेज बने कि हाँ भाई दिखना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हुआ। फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो बीओपी क्राइसिस था उसमें सबसे बड़ा इशू फॉरेक्स रिजर्व का ही था, हमारा 1 बिलियन हो गया था। तो आप देखिए कि फॉरेक्स रिजर्व जो 1991 में हमारा 1 बिलियन था, $1 बिलियन, वो आज की डेट में अगर आप देखिए तो 600 बिलियन हो चुका है डॉलर, है ना। करेंसी जब हम बात कर रहे हो तो डॉलर पे ही कर रहे हैं, क्योंकि एज ए ग्लोबल करेंसी के तौर पे देखा जाता है, और सारे कंपेयर उसी पे करें तो ज़्यादा एक अच्छी क्लियर इमेज आएगी। तो आप देखिए कि हमने फॉरेक्स रिजर्व हमारी एक स्ट्रेंथ होती है कि भाई हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है। तो फॉरेक्स रिजर्व आपके पास जितना ज़्यादा होगा, आप ग्लोबल लेवल पे उतने ही बड़े एक प्लेयर या इकोनॉमिकल प्लेयर माने जाओगे। मतलब जेब में जब पैसा होगा तो आपकी सब बात सुनेंगे। तो ये वैसे ही है कि हमारे पास भाई जब जेब में फॉरेक्स रिजर्व होगा तो विश्व में एक आर्थिक मजबूती आती है भारत के पास, या आर्थिक संप्रभुता भारत की बढ़ती है। तो इस तरह से हमने एक डेटा देखा। एक डेटा और मैं देखना पसंद करूंगा कि एक्सपोर्ट टू जीडीपी की बात करना चाहूंगा। एक्सपोर्ट टू जीडीपी, ये एक डेटा आपको ये दिखाएगा कि इंडियन इकोनॉमी में ओपननेस कितनी बढ़ी है, या इंडियन इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस कितना बढ़ा है। हम कितने बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया कि हमारे प्रोडक्ट की विश्व में मांग बढ़ी है। अगर इसमें देखा जाए तो पहले ये 7% था जब मैं बात कर रहा हूं 1991 की, और आज अगर इसकी बात की जाए तो ये 21% है। पहले इस डेटा का मैं आपको मतलब समझा दूं। जैसे मान लो हमारा एग्जाम होता है, और एग्जाम में मान लो हमारे टोटल 100 मार्क्स हैं, और सपोज करिए हमारे हिंदी में 20 मार्क्स आए, तो हम यही कहेंगे ना कि हिंदी में हमारे 20% मार्क्स आए। तो जब टोटल 100 मार्क्स का है और हमारे हिंदी में 20 मार्क्स आए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे टोटल 20% हैं। तो हम जब किसी चीज को जानना होता है तो हमें कोई एक बेस चाहिए होता है, जिस बेस के आधार पे हम निर्णय लें। मान लीजिए किसी दूसरे के 30 मार्क्स हैं 30 पर, अब उसका भी टोटल 100 ही रहा होगा, सेम एग्जाम रहा होगा, तो हम कहेंगे उसके 30% आए। तो हमें अगर देखना है कि कौन बेहतर कौन नहीं बेहतर, सपोज करिए हम नीचे वाले डिजिट हटा ले और कहें उसके 20 मार्क्स हैं, उसके 30 मार्क्स हैं, तो हमको जब बेहतर कंपेयर करना होगा, जब हमको कंपेयर करना होगा तो हमें उसको किसी एक बेस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही हम जब एक्सपोर्ट को देखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो हमें किसी एक बेस के साथ जोड़ना पड़ेगा, और तब जाके इमेज क्लियर होती है। तो वही हम हर डेटा को जीडीपी के साथ जब मैच करते हैं, या जीडीपी के साथ जब उसका कंपेयर करते हैं, तो एक अच्छी पिक्चर बनती है। तो जब भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो जीडीपी से जब उसकी तुलना की जाती है, तो पहले वो केवल 7% था। मान लो भारत की जीडीपी टोटल 100 रुपए है, तो भारत केवल 7 रुपए का एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब भारत की जीडीपी का 21% एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब अब भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो गया है, अगर आप पुराने डेटा के साथ देखो।
तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, और ये बात दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी में ओपननेस आई है, भारत की इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस आया है। ये डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, और ये डेटा मात्र आप ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म के थ्रू नहीं लिख सकते। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भारतीय इकोनॉमी में क्या सुधार हुए या भारतीय इकोनॉमी की जर्नी को समझाओ, तब भी आप ये बता सकते हो। या कोई आपसे ये कहे कि भारत में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है, भारत में करप्शन है, भारत में चारों तरफ चोर ही चोर हैं, तो आप दिखा सकते हो कि अगर करप्शन होता, चोर होता, तो ये ग्रोथ नहीं दिख रही होती। ये सब ग्रोथ बताता है कि हमारी पिछली सरकारों ने अच्छा किया है। तो वहां भी आप ये सब डेटा यूज कर सकते हो। तो हमने आपको कई सारे डेटा बताए। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम कहेंगे कि अब भाई क्रिटिसिज्म क्या है, अर्थात निगेटिव पॉइंट क्या है। तो जब हमें बात निगेटिव पॉइंट की करनी है या क्रिटिसिज्म क्या है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारी जो ग्रोथ है हम उसको किसी और देश के साथ तुलना कर दें जिसने हमारे समय में ही रिफॉर्म शुरू किए हो, लेकिन आज हमसे वो बेहतर कंडीशन में हो। तो हम दिखा सकते हैं कि हमने रिफॉर्म किए, हम बेहतर हुए, पर उतने बेहतर नहीं हुए जितना दूसरा हो गया। जैसे मान लीजिए मैं और आप, हम लोग एक साथ जिम करने जाएं और एक साल बाद मैं कहूं कि मेरे शरीर में इतना सुधार आया, तो सुधार तो आया, लेकिन मान लो आपका सुधार ज्यादा हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं यह कहा जाएगा कि योगेश त्रिपाठी ने उतना काम नहीं किया जितना वो कर सकता था। अर्थात योगेश त्रिपाठी के अंदर अभी और भी पोटेंशियल है, या योगेश त्रिपाठी ने अपनी पुरानी पोटेंशियल को अभी अच्छे से रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया। तो चलिए यही हम देखते हैं, और हम इसको भी डेटा के ही थ्रू समझेंगे। और वो देश जानते ही हो आप कि मैं उस देश का नाम क्या है, चाइना। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने जब देखा जीडीपी ग्रोथ, तो जब हमने जीडीपी की मात्रा को देखा तो हमने देखा था कि भारत 3.9 ट्रिलियन हो गया। अगर हम चीन से आज इसका कंपेयर करें तो आज चीन की जो जीडीपी है वो ये है। आप समझ सकते हो कि भारत से बहुत आगे है चीन। आपको यह भी पता है कि भारत इस समय 5th नंबर की वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जबकि चाइना 2nd नंबर की। हाँ, इससे एक डेटा और याद आता है मुझे कि 1991 में भारत की रैंकिंग ये थी और आज भारत की रैंकिंग ये है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि भारत ने अपने आप में इतना सुधार किया, लेकिन वहीं अगर हम बात देखते हैं चीन की, तो चीन ने कहीं ना कहीं भारत से बेहतर किया और हम बेहतर कर सकते हैं। फिर फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें तो हमने बताया था फॉरेक्स रिजर्व, चूंकि मैं बार बार डेटा इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में याद हो जाए, तो मैंने आपको बताया था 600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है भारत के पास। लेकिन अगर हम इसकी चीन से कंपेयर करते हैं, जो चीन का आज प्रेजेंट टाइम में फॉरेक्स रिजर्व है तो इसमें भी चीन हमसे बहुत आगे है। और अगर एक्सपोर्ट टू जीडीपी का रेशियो देखा जाए, अगर एक्सपोर्ट टू जीडीपी का रेशियो देखा जाए, जो मैंने आपको बताया था अभी, वो अगर देखा जाए तो वो भारत का मैंने आपको बताया था 21% है। लेकिन अगर हम चीन का देखते हैं तो चीन का भी 20% है। अब इसको एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, ये डिजिट आपको कम लग रही होगी और ये डिजिट आपको ज्यादा लग रही होगी, पर याद रखिएगा कि ये 21% 3.9 ट्रिलियन के अनुसार निकालिएगा। मतलब ये जीडीपी है, इसका इतना % एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि चाइना की जीडीपी का साइज ये है, उसका 20% बहुत ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर क्वांटिटी में देखेंगे आप
तो चीन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो मैंने आपको बताया फॉरेक्स रिजर्व के बेस पे, मैंने आपको बताया जीडीपी की क्वांटिटी के बेस पे। अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए, जो मैंने बात की थी पर कैपिटा जीडीपी की, पर कैपिटा जीडीपी की मैंने आपको भारत की बताई थी इस समय। जबकि चाइना की जो है वो इस अमाउंट से ज्यादा है, सॉरी इस अमाउंट से ज्यादा तो बांग्लादेश की भी पर कैपिटा जीडीपी हो गई थी, जब बीच में भारत को क्रिटिसाइज किया जाता था बांग्लादेश से कंपेयर करके। लेकिन अभी मैं उस बात पे नहीं आना चाहूंगा, है ना। तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि 2024 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी इतनी है और चाइना की पर कैपिटा जीडीपी ये है साइज। इससे भी आप समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये डेटा दिखाता है कि भारत ने ग्रोथ की, पर भारत और भी बेहतरीन ग्रोथ कर सकता था। और ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन भी देता है कि अभी हमारे अंदर बहुत संभावना है, तो अभी हमें और भी सुधार करना होगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होगा। ये तो मैंने आपको भारत की इकोनॉमी में जो चेंज आया एलपीजी के बाद वो बताया। पर एलपीजी के बाद भारत के और भी एरिया में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। हम उस पर भी अगर थोड़ी चर्चा कर लें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इमेज बनेगी। जैसे हम बात करते हैं अगर भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भारत का संघवाद है, उस पे एलपीजी का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, भारत के संघवाद को या भारत के फेडरलिज्म को एलपीजी ने प्रतिस्पर्धी संघवाद बना दिया, अर्थात कॉम्पिटिटिव मोड में ले आया। क्योंकि आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म के कारण बाहर से पैसा आने लगा। जब बाहर से पैसा आने लगा तो हर राज्य ने ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीजनल जो पार्टियां थी उनका भी महत्व बढ़ गया था। अब पहले की तरह ऐसा नहीं था कि केंद्र में जो सरकार है उसका हर जगह एक सा प्रभाव है। अब केंद्रीय सत्ता के अलावा जो राज्य के स्तर पे सत्ताएं थी, सरकार थी, वो भी काफी प्रभावशाली थी। और विदेशी निवेश को जब आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो राज्यों के बीच में एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप या पॉलिटिकल फॉर्म में भी दिखने लगा। और इस तरह आप कह सकते हो कि 1991 के बाद हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो सैटेलाइट फेडरल स्ट्रक्चर था, जिसमें पहले केंद्र में सेंटर की सरकार होती थी, सेंट्रल की सरकार, और चारों ओर स्टेट की सरकार घूमती रहती थी और सेंट्रल की सरकार का प्रभाव रहता था, अब ऐसा नहीं रहा। अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म शुरू हो गया था। उसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों रीजन थे। फिर दूसरी तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं कि इसका सोसाइटी में एलपीजी का क्या इंपैक्ट रहा, तो एलपीजी का जब हम सोसाइटी पे इंपैक्ट देखते हैं तो बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। और अगर हम अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ मिलाएं, अर्थात रिसोर्स और रिसोर्स का क्या प्रभाव होता है इसको देखें, तो सबसे ज्यादा एलपीजी ने अगर किसी चीज को नकारात्मक रूप से बढ़ावा दिया वो था असमानता या इनइक्वालिटी। एलपीजी के कारण भारत में असमानता बहुत तेजी से बढ़ी, जिसको हम कुछ डेटा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। 1991 में भारत में जो टॉप के 10% लोग थे, जो सबसे पैसे वाले लोग थे, ऊपर के सबसे धनी लोग, उनके पास पूरे भारत का 35% पैसा था, मतलब पूंजी थी। मतलब समझ रहे हैं, जो टॉप के 10% लोग हैं उनके पास भारत का पूरे पूंजी का 35% था। 1991 की बात कर रहे हैं।
लेकिन एलपीजी रिफॉर्म हुआ, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला, और उसके बाद स्थिति क्या होती है आप देखिए कि 10% लोगों के पास जो पहले 35% था वो 50% हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा अगर हम देखें, जो सबसे गरीब 50% लोग थे, पहले उनके पास 20% पूंजी होती थी, जो एलपीजी रिफॉर्म के बाद घट के 13% हो जाती है। तो कहने का मतलब जो संसाधन थे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो बहुत अनइक्वल हुआ, जो हमारी संविधान की आत्मा के जस्ट अपोजिट था। हमारा संविधान ये बात बार बार बोलता है कि संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, समानपूर्ण व न्यायपूर्ण वितरण हो। तो आप इस फिनोमिना को देख के कह सकते हैं कि इसने आर्थिक लोकतंत्र को कमजोर किया, आर्थिक लोकतंत्र को कमजोर किया। यह बात आप समझ सकते हैं। अगर हम ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट देखें, जो रिपोर्ट कहती है कि 2012 से 2021 तक जितना भी इनकम जनरेट हुई है, तो यह बोलता है कि जो 40% इनकम जनरेट हुई है वो केवल 1% लोगों के पास गई है। और अभी हाल ही के समय में एक न्यूज चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अंबानी की जो इनकम है वो भारत की जीडीपी का 10%, ऐसी न्यूज आप सुन रहे होंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं है ना, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज की बात नहीं कर रहा, ये नॉलेज तो ऑथेंटिक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात है। तो ये सब आपको ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं असमानता को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। अगर आप एक पैरामीटर है गिनी कोएफिशिएंट, तो गिनी कोएफिशिएंट एक ऐसा मानक है जिसके आधार पे हम देखते हैं कि किसी देश में कितनी असमानता है, और वो भी ये बात बताता है कि भारत में एलपीजी के बाद लगातार गिनी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 1 के करीब जा रही है, और 1 के करीब जाने का मतलब होता है इनइक्वालिटी का बढ़ना। तो जो गिनी कोएफिशिएंट होता है, गिनी कोएफिशिएंट वो 0 से लेकर 1 तक उसका होता है, या तो 0 वैल्यू होगी, या 0.1 होगी, या है ना 0.2 होगी, इस तरह वो 1 तक जाता है। और कहा जाता है कि अगर किसी देश की वैल्यू 0 है तो मतलब वहां कंप्लीट इक्वेलिटी है, और अगर मतलब 1 है तो वहां कंप्लीट इनइक्वेलिटी है। और एलपीजी रिफॉर्म के बाद भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यह भी एक बुरी स्थिति है। एक संगठन है सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी जो इनइक्वालिटी है वो हुई कैसे हुई होगी, ये उसी को और क्लियर करेगा। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लगातार भारत में कम हो रहा है। अर्थात अभी प्रेजेंट टाइम में 40% है, जबकि पूरे विश्व में जो औसत है वो 60% के आसपास है। अभी इस डेटा का मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब इसका एक लेयर और हम नीचे देखते हैं तो पूरे विश्व में, ये बात 2023 की है, जब हम इसको और एक लेयर खोलते हैं इसकी क्वालिटी वाइज, इसका एक बार चेक करते हैं, तो देखते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलता है कि केवल 8.8% है, वहीं विश्व में वो 48% के आसपास है। तो ये सब बात क्लियर दिखती है भारत में कि एलपीजी के बाद वर्क फोर्स नहीं बढ़ी। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, सपोज करिए आप समझ लीजिए, जैसे कहीं टोटल 100 लोग हैं। अब इन 100 लोगों में अगर एज वाइज हम बांटें तो कुछ लोग 0 से 15 साल तक के होंगे, कुछ 14 साल तक के होंगे मान लीजिए,
है ना। कुछ 15 साल से लेके 64 साल तक के लोग होंगे और कुछ 65 साल से लेके बूढ़े लोग होंगे। इस एज ग्रुप को और इस एज ग्रुप को माना जाता है कि ये आश्रित होती है, अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती, ये किसी भी तरह की अर्निंग नहीं करते, किसी भी तरह का कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इस उम्र को माना जाता है कि ये उम्र वर्किंग एज है। पर ऐसा नहीं होता कि इस उम्र के सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे एम्प्लॉयमेंट में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी जॉब ढूंढ रहे होंगे, जॉब सीकर होंगे, या जिनको आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, काम कर सकते हैं, पर काम नहीं कर रहे होंगे, ना नौकरी ढूंढ रहे होंगे। और ऐसे लोगों को हम, है ना, कुछ भी आप कह सकते हो। अभी तो आप कह सकते हो इनको हम 3 भाग में ऐसे बांट सकते हैं ना। जैसे मैं इसका अपने एक घर का उदाहरण दूं आपको। सपोज करो मैं हूं एम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढ रहा हूं, मेरे घर में मेरा छोटा भाई अभी जॉब ढूंढ रहा है, मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा जो छोटा भाई जॉब ढूंढ रहा है। लेकिन मान लो हम अपनी बहन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि नहीं तुम नौकरी नहीं कर सकती, जबकि उसकी एज 26 साल है, हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। मान लो मैं अपनी परिवार की सभी औरतों पे या परिवार के कुछ पुरुषों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि तुम जॉब नहीं कर सकते, तो ये वो होगा कि जॉब कर तो सकते थे, क्षमता थी, पर वो कर नहीं रहे। अब आप समझिए इसको, जब इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने लोग 15 से 64 साल के बीच में हैं, उसका केवल 40% लोग ही वर्क फोर्स में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं या लेबर के तौर पे अवेलेबल है, जबकि विश्व में रेशियो इतना ज्यादा है। तो कहने का मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 से 64 साल की एज के हैं, अर्थात वो इकोनॉमिकल बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। अब उसके पीछे रीजन सोशल कॉज हो सकते हैं, जैसे महिलाओं से जुड़े हुए उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो। और जो मैंने ये डेटा दिखाया है ना, ये याद रखिएगा CMIE का है, NSO का डेटा टोटली डिफरेंट है। चूंकि मैं क्रिटिसिज्म करना चाह रहा था, एक अलग इमेज दिखाना चाह रहा था, तो मैंने ये दिखाया। और देखिए मैं अभी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप समझ रहे हैं, जो आंसर लिखना है मैं वैसे ही डेटा यूज करूंगा। NSO का डेटा अलग है, NSO इसको टोटली अलग दिखाता है, पर अभी मैं उस डेटा का यूज नहीं कर रहा। और इसमें कई तरह के डेटा अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको यही डेटा सामने लाया। और इसमें आप देखिए कि 8.8% मात्र दिखा रहा है कि वुमेन एक्टिव हैं, मतलब जितनी वुमेन्स हैं उसमें केवल इतना परसेंट बस है जो लेबर के तौर पे अवेलेबल है, बाकी कहां है। तो कोई एक लाइन याद आती है मुझे कि दुनिया में सबसे ऊंचा क्या है, चीन की दीवार या हिमालय या घर की वो दहलीज जो एक औरत पार ना कर पाई, जो बाहर जाके काम करना चाहती थी, जो बाहर जाके आर्थिक स्वतंत्रता को महसूस करना चाहती थी। तो आप उससे इसको जोड़ सकते हैं। तो LPG का इसमें भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आया, और उसके पीछे रीजन भी है कि भारत की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, और रोजगार को बढ़ावा या लेबर को अट्रैक्शन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री देती है। भारत में जो इंडस्ट्री आई ना, वो सर्विस सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया, और सर्विस सेक्टर में काम मशीनों से ज्यादा होता है, और जब मशीनों से होगा तो फिर वहां इंसानों की जरूरत कम होगी। आप इसको ऐसे भी सरल भाषा में समझ सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि कैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया, और जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, पैसा कुछ लोगों के पास होगा, पैसा कुछ लोगों के पास नहीं होगा, तो सोसाइटी में एक अनरेस्ट या सोसाइटी में एक समस्या पैदा होगी। वो समस्या कभी जातिवाद के नाम पे दिखेगी, कभी संप्रदायवाद के नाम पे दिखेगी, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर दिखेगी। क्योंकि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंसान एज ए लेबर फोर्स एक्टिव नहीं होगा तो घर में बैठेगा, चाय की दुकान पे बैठेगा, और बहुत जल्दी
किसी की बातों में भी आ जाएगा जो उसको भड़काना चाहते होंगे। सेम ऐसा ही इंसिडेंट आप देखिए कि जब 1857 की क्रांति होती है और अंग्रेज ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि मुस्लिमों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो मुस्लिम गरीब होता जाता है, और जब मुस्लिम गरीब होता जाता है तो उसके अंदर एक क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और उसी क्रोध और गुस्सा को कई लीडर कम्युनलिज्म में बदल देते हैं। जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत गुस्से में होते हो, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, और जब आप इमोशनल हो जाते हो तो लॉजिक यूज नहीं करते और आप किसी के भड़काने में आराम से आ जाते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2008 की मंदी। 2008 की जब मंदी आई और जब लोगों की नौकरियां गईं, तो हम सब इतने इमोशनल हो गए कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लगे बड़े जो खुद का ही नुकसान कर गए, बस लेकिन इमोशनल होके ले लिया। जैसे ब्रेक्जिट एक बड़ा डिसीजन था, या आप देखो कई जगह बहुत एक्सट्रीम राइट पार्टी जो जीती क्योंकि नेताओं ने भड़काया। जैसे आप देखते होंगे डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पीच रहता था अमेरिकन फर्स्ट, और अमेरिका में उसको जिताना कहीं ना कहीं 2008 की मंदी में लोगों का जो गुस्सा आया, उस गुस्से को उसने यूज किया। तो ये सब चीजें मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सोसाइटी में जो अनरेस्ट आता है ना, वो कारण इकोनॉमिकल होंगे, पर भुगतना सोसाइटी को पड़ता है, देश को पड़ता है, कल्चर को पड़ता है। और भी कई ऐसे रीजन है जो एलपीजी का आप समझ सकते हो। जैसे एलपीजी से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, वो बेसिकली आप अगर देखोगे, कंपेयर करोगे, तो ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्ट केवल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक को मिला। तो कहीं ना कहीं इसने एक डिस्पैरिटी भी क्रिएट की, राज्यों के बीच में भी इसने असमानता को बढ़ावा दिया, और इसके बहुत घातक परिणाम भी आप देखने को पाओगे। तो इस तरह कह सकते हो कि सोसाइटी में कैसे कैसे एलपीजी ने जो प्रभाव किया, मैं आपको वो बता रहा हूं। एलपीजी के कारण कुछ राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़े, कुछ इकोनॉमिकल हब बन गए, कुछ रोजगार के केंद्र बन गए, सारे लोग वहां नौकरी करने लगे, तो माइग्रेशन बढ़ा। और जब माइग्रेशन बढ़ता है ना, अर्थात बिहार और यूपी के लोग जा रहे हैं सब मुंबई, गुजरात जॉब करने, तो ये केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो इसने समाज में डेमोग्राफिक चेंज किया। अब आप देखोगे सेक्स रेशियो, तो आप पाओगे कि गुजरात, मुंबई या महाराष्ट्र समझिए, तमिलनाडु, कर्नाटक में आपको दिखेगा एक आर्टिफिशियल चेंज आता है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखिए एज वाइज भी, तो आप देखिएगा कि सारे यूथ तमिलनाडु, कर्नाटक, या जिसको आप बेंगलोर से भी समझ सकते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र समझ सकते हैं, वहां आ जाएंगे तो भाई बिहार और यूपी में बचेगा कौन? सब बुजुर्ग। उत्तराखंड में आप ऐसे कई गांव पाओगे जहां केवल बुजुर्ग रहते हैं, यूथ नहीं है, जिसको हम घोस्ट विलेज बोलते हैं। वहां बुजुर्गों की सेवा कौन करेगा? फैमिली को भी देखो आप, तो एलपीजी रिफॉर्म के कारण कहीं ना कहीं फैमिली में, ये माइग्रेशन के कारण न्यूक्लियर फैमिली का एक कॉन्सेप्ट आता है। और वहीं दूसरी तरफ भी आप देखोगे अगर, तो एलपीजी ने मार्केट को बढ़ावा दिया, और मार्केट ने हर वो तरीका अपनाया कि फैमिली ज्यादा से ज्यादा टूटे, और टूटने से क्या होगा भाई, जितनी फैमिली उतना प्रोडक्ट बिकेगा। आप एडवर्टीजमेंट देखो, कभी भी आपको ज्वाइंट फैमिली के बेस पे कोई एडवर्टीज नहीं दिखता होगा, न्यूक्लियर फैमिली के बेस पे एडवर्टीजमेंट दिखता होगा। तो ये भी आप एक बात समझ सकते हो। वुमेन का कमोडिफिकेशन भी कहीं ना कहीं एलपीजी के कारण आप देखने को पाओगे, क्योंकि एलपीजी ने मार्केट को बढ़ावा दिया और मार्केट ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वुमेन को कमोडिफाई किया। जैसे कि आप देखते हो कि कार खड़ी है, कार के बगल में कोई वुमेन खड़ी है। तो ये सब सोसाइटी में एलपीजी ने बड़े निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किए। पढ़ने को तो जाए तो बहुत सारे ऐसे इंपैक्ट हैं, लेकिन कल्चर को आप देखो तो कल्चर में जो एलपीजी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, और भारत में खासकर हमने कंज्यूमरिज्म को फॉलो करना चालू कर दिया। अब हम उपभोक्तावादी होते जा रहे हैं। पहले जो भारत था वो उन लोगों को प्रधानता देता था जो सोचते थे, विचार करते थे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होते थे। अब एलपीजी या मार्केट के कारण कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया, और आज हम उपभोग करने वाले एक इकाई मात्र रह गए।
अगर इसका ब्यूरोक्रेसी में देखा जाए तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा और निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया गया, और ब्यूरोक्रेसी में जो ईगो था, जो हेगेलियन अप्रोच था, उसको कम किया। वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमरिज्म जब बढ़ा, उपभोक्तावाद जब बढ़ा, तो उसने कहीं ना कहीं करप्शन को भी बढ़ावा दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एलपीजी के बहुत सारे प्रभाव हैं। अगर आपको कोई यूनिक प्रभाव याद आता है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलपीजी 2.0। अभी तक हमने पढ़ा एलपीजी का जो ओवरऑल एक था, लेकिन अब हम आपको बताएंगे 2014 के बाद जो एलपीजी का नया जनरेशन आया वो क्या था, क्यों जरूरी था, उसका क्या प्रभाव हुआ और फ्यूचर कैसा रहेगा। थैंक यू।